everyone, welcome to Y Academy and this is a lecture on statistics. तो मैं कह सकता हूँ ये आपका नया टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स है आज का और इसका पहला लेक्चर है आज। तो इसके पहले मेरे ख्याल से आपके पास में श्योर नहीं हूँ कौन सा लेक्चर गया होगा क्योंकि सीक्वेंस बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी है ये टॉपिक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग शाहू स्क्रीनिंग एग्जाम। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट नहीं आता है क्योंकि जिस लेवल तक का स्टैटिस्टिक्स शाहू पूछता है उस लेवल में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत हैवी कॉन्सेप्ट हो जो आपको समझने में दिक्कत हो या फिर आपको करने में दिक्कत हो। इसलिए इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है उस पर स्कोर करना बड़ा आसान है। इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो करना ये है कि आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में जो शाहू पूछने वाला है हमसे कि क्या है क्या क्या वो टर्म्स पूछेगा उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस पूरे लेक्चर का थोड़ा तरीका अलग रहेगा। यहाँ पर पूरी तरह से जो फोकस्ड है वो बस लेक्चर जो फोकस्ड रहेंगे वो फोकस्ड हैं कि हमें क्वेश्चंस और कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे ध्यान देना है कि कितने ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या जो कंसेप्ट जो पॉइंट्स हमारे लिए जरूरी हैं उन सारे कंसेप्ट और उन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ें और समझें और उन पे क्वेश्चंस कर लें। दैट इज ओनली द थिंग्स वी हैव टू डू with the help of these lectures, okay, regarding this topic। तो सबसे पहली चीज इसमें है, इस पूरे टॉपिक में दो दो बातें सीखनी है आपको जिनमें वो क्वेश्चन करने वाले हैं आपसे। तो करने वाले हैं आपसे पहली बात है मीन, मीडियन, मोड, इस पे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्या है इसी में रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, इस पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसका मतलब ये बस यही दो चीजें उन्होंने अपने सिलेबस में रखी हुई हैं जो आप लोगों को पढ़ना है कि मीन, मीडियन, मोड अलग अलग टाइप में, मतलब मीन से एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, मोड से अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, मीडियन से अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा। क्लियर है ना? आ सकता है मतलब। तो और दूसरा पॉसिबिलिटी कहाँ से आने की है कि इन तीनों को मिला करके जो क्वेश्चन बन सकता है या इन इनमें से कोई दो को मिला करके जो क्वेश्चन बन जाते हैं। मीन और मीडियन को मिला करके क्वेश्चन बन सकता है, मीडियन और मोड को मिलाकर क्वेश्चन बन सकता है। तो वो सारी बातें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो मीन रहेगा। तो मीन को समझने से पहले हम कुछ छोटी मोटी चीजों को समझ लेते हैं। छोटी मोटी चीज तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा वार्म अप करते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा, डेटा क्या होता है? द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। जो डेटा होता है इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो इंफॉर्मेशन होता है। जो इंफॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में और कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में होती है। या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी या तो कुछ फैक्ट्स होंगे, उसे डेटा बोलते हैं। डेफिनेशन लिख लो। द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। द वर्ड डेटा मीन्स द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, न्यूमेरिकल फिगर्स और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स और सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। ठीक है ना? यहाँ पर जो डेटा का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर से मतलब है। जो भी डेटा दिया जाएगा वो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा दिया जाएगा बस, तभी आप मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। ठीक है। तो डेटा दो तरह का हमें जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है। एक तो रॉ डेटा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, रॉ डेटा के बारे में, रॉ डेटा जिसको अनग्रुप डेटा भी कहा जाता है, अनग्रुप्ड डेटा भी कहते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ग्रुप्ड डेटा के फॉर्म में कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। इन दो तरह के डेटा में हमें क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अनग्रुप डेटा को हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं पूरी तरह से,
और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में तो ये दोनों हैं मिला करके जो क्वेश्चंस वो उन्होंने मतलब जो टॉपिक हमें दिया है, वो टॉपिक हमको दिया है क्या, मीन, इसीलिए उन्होंने बोला मीन, मीडियन एंड मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें इतनी बातों को पढ़ना है, समझे। तो ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि डेटा क्या होता है, दो तरह के डेटा होते हैं, रॉ डेटा एंड ग्रुप डेटा। रॉ डेटा वो डेटा होता है जो ऐसा डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, मतलब जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसको कलेक्ट करता है। जैसे किसी क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट में से क्या हुआ, मैंने पूछा कि बताओ तुम में से सबकी हाइट क्या है। उन सब लोगों ने मुझे अपनी हाइट बता दी। ठीक, अभी जो मैंने हाइट उनकी ले ली है दैट इज कॉल्ड रॉ डेटा। ठीक, अब उस हाइट को अगर हमने ग्रुप फॉर्म में कर दिया दैट इज ग्रुप फॉर्म ऑफ दैट। अब ग्रुपिंग करने के लिए उसमें कुछ पर्टिकुलर और भी स्टेप्स हैं जो ग्रुपिंग करने के पहले फॉलो करने पड़ते हैं। इसलिए ग्रुपिंग करने के लिए उन स्टेप्स को फॉलो करना, फिर हम ग्रुपिंग करेंगे, इसलिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ग्रुप डेटा का मतलब ऑर्गेनाइज डेटा भी कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में, जहां पर डेटा को बहुत सही तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। रॉ डेटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल नहीं होता है। रॉ से बात ही क्लियर हो रही है कि कोई ग्रुपिंग नहीं, बिल्कुल जैसा मिला वैसा रख दिया। जैसे आप बाजार गए और मार्केट से गए और कुछ सब्जियां लेकर के आ गए और रेंडमली आपने जाकर के अपने घर पे ऐसे ही थैले रख दिए, छोटे छोटे थैले में सब्जी लेकर आए, तो वो अभी रॉ डेटा है। अब आपकी मम्मी ने आपके घर में, आपके जो भी आपकी घर में लेडीजेज हैं उन्होंने उनको किया, बहन आपकी जो बड़ी बहन है, आप आपने खुद मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो आपने उनको बहुत सही तरह से हर बास्केट में कुछ कुछ, किसी में बटाटा रख दिया, किसी में चिलीज रख दी, किसी में टोमेटो रखा, किसी में इस तरीके से आपने कुछ कुछ करके ऐसा अरेंज कर दिया। क्लियर है ना? ओके। तो अब उसमें से कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होंगी विच कैन बी स्टोर्ड इन फ्रिज। तो इस तरह से हमने पूरे जो हमारे पास में कलेक्शन था वेजिटेबल्स का, उनको सही तरह से अरेंज कर दिया। दैट इज नोन एज ग्रुप डेटा। अब उसी तरह से इस डेटा की बात होगी। क्लियर है ना? खैर हम लोग इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि इसका टेबुलर फॉर्म क्या होता है, फिर हम उसमें इंटरवल्स के बारे में पढ़ें, उसके बारे में ये। इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं डेटा के बाद एक वर्ड आता है रेंज आता है। क्या आता है? रेंज, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको वही वे टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं जो टर्म्स आपके काम के हैं और जिनका क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है, अदरवाइज मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स हो गए, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ये सारी बातें आपको सबको पता है, जरूरत नहीं है बताने की। ट्रू अपर लिमिट क्या होती है, ट्रू लोअर लिमिट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको खुद से ही पढ़ लेनी है, सब पढ़ा दिया जाता है 9th क्लास में, सब बातें पढ़ा दी जाती है। ठीक, मैं उनका रिवीजन नहीं कराऊंगा क्योंकि उनको आने बैठूंगा तो फिर टॉपिक बहुत लंबा चल जाएगा, और मुझे इन्हीं पे ही अपने आप में काफी सारे पॉइंट्स हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के दौरान मैं इन चीजों को और क्लियर करता चलूंगा। ओके। खैर, इन सभी से क्वेश्चंस बनते नहीं है, फालतू मत परेशान हो, जो मैं करवा रहा हूँ इसी में से 99% चांसेस हैं जितना पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। 1% मैं नहीं कह सकता हूँ कि इस साल वो बैठे ही हों, क्योंकि वो एक स्वतंत्र संस्था है। स्वतंत्र संस्था का मतलब इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसपे कोई भी इसकी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है शाहू की, इसलिए वो अपने हिसाब से पेपर का पैटर्न रखते हैं और क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो कोई रेगुलेटरी उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से, इसलिए वो फ्री हैं क्वेश्चन पेपर को सेट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन का जो पेपर का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। तो हम लोग का अपना एक खुद का एक टेंटेटिव आइडिया होता है कि रिगार्डिंग दिस टॉपिक दे कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है ना? और ये जो लेक्चर्स होते हैं, ये लेक्चर्स खाली आपको बूस्ट करने के लिए होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स जो आपने अपने एकेडमिक्स में नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इसलिए हम लोग इन लेक्चर्स को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप सभी को इन लेक्चर्स के साथ में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बोला कि 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, तो फिर आप थोड़ा बहुत अपने मन से भी हाथ पर मान लीजिए, जहां पर आपको लगे कि पॉइंट्स ऐसे स्लिप कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या था। जैसे अब तुमसे ट्रू अपर लिमिट, ट्रू लोअर लिमिट की बात आ गई, तो सर जी ये क्या होता है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ डेटा, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है ना, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। हालांकि बीच में क्वेश्चंस में अगर आएंगे तो मैं डेफिनेटली आई टेल यू कि ये चीजें ऐसी होती हैं, वहां बता दूंगा। लेकिन अगर आप भूल रहे हैं, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, तो एक बार उठा लीजिए बुक, कॉपी देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। ओके, चलिए। तो रेंज क्या होती है किसी डेटा की? तो रेंज होती है द डिफरेंस ऑफ, ध्यान रखना, द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम
मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। वो क्या कहलाती है? रेंज। ठीक है ना? रेंज इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। जो दोनों में से बड़ा है वो आगे रहेगा, जो छोटा है वो पीछे रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। क्लियर है ना? जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल के तौर पे एक बात बोली है, समझिए, कोशिश करिएगा। मान लीजिए क्लास में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है ना? मान लो आउट ऑफ क्लास, आउट ऑफ 20 इन मैथ्स, इन मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन है, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक है? तो उसमें मैंने मार्क्स लिख लिए। एक किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 13, कोई 11 नंबर वाला है, कोई 15 नंबर वाला है, कोई 18 नंबर वाला है, कोई 19 नंबर वाला है, कोई 20 नंबर वाला है। किसी के 5 मार्क्स आए हैं, किसी के 17 आए हैं, किसी के 16 आए हैं। ठीक है? ये 10 बच्चों के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। किसी के 5 मार्क्स हैं। ठीक? मैक्स ऑब्जर्वेशन कितनी है? मैक्स ऑब्जर्वेशन कितनी है? 20। मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितनी है? ऑब्जर्वेशन वो कितनी हो जाएगी? 5। तो रेंज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रेंज इज इक्वल टू मैक्स ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, मतलब 20 माइनस 15, दिस इज, सॉरी 5, दिस इज 15। ये हमारे पास में क्या आ गई? रेंज आ गई। क्या आ गई? दिस इज रेंज। इसको कहलाते हैं रेंज। रेंज बताने का सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत पड़ने लगती है कई जगहों पर, इसलिए मैंने आपको बताया रेंज क्या होती है। ओके, चलिए, ठीक। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया कुछ बेसिक फंडामेंटल। अब बात आती है कि हम लोग सीधे जंप करने वाले हैं यहाँ से मीन पे, कि मीन क्या होता है। अब मीन समझने के पहले हम एक बात जान लें कि जो डेटा होता है, डेटा को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द डेटा, देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स, which are central tendencies, central सेंट्रल टेंडेंसीज। जो क्या है? सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। कितनी क्या है वो? सेंट्रल टेंडेंसीज। तो सेंट्रल टेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डेटा का एनालिसिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए। अभी सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में सीटी बोल सकते हो, सेंट्रल टेंडेंसीज, सीटी, सेंट्रल टेंडेंसीज। अब ये होती क्या है? ये होती है मीन, मीडियन, और होती हैं मोड। इनको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसीज। क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट थिंग है, दैट इज इट, यही है। क्लियर है ना? सेंट्रल टेंडेंसीज। मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, और नहीं नोट करना है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है?
देयर आर थ्री सेंट्रल टेंडेंसीज, कौन कौन सी है? मीन, जो हमको पढ़नी है कौन कौन सी है? मीन है, मीडियन है, मोड है। ठीक है ना? एक, दो, तीन। ठीक है ना? ये हो गए सेंट्रल टेंडेंसीज। सबसे पहले हम लोग कौन को पढ़ने वाले हैं? मीन को पढ़ेंगे कि मीन क्या होता है। आइए, मीन क्या होता है। मीन एक बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो प्रिपेयर हो जाइए मीन डिस्कस करने के लिए। मीन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन, जो हमने मैथमेटिक्स में और भी जगह पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन, जिसको एक्स बार कहते हैं, इसको एक्स बार से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको मीन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मीन अकेले बोल देंगे तो भी अर्थमेटिक मीन ही काउंट किया जाएगा। ठीक है ना? चलिए, उसको भी एक्स बार से ही डिनोट करते हैं। अब अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में ए डॉट एम बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट कहीं भी किया जाएगा तो एक्स बार से किया जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन का सम कर रहे हो उनका नंबर, ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन क्या है? x1, x2 एंड x3, ये सारी ऑब्जर्वेशन है और प्लस xn तक गए। कितनी ऑब्जर्वेशन ले ली? ले ली। तो ये फॉर्मूला हमारा x बार का बन गया एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें हमेशा इसका यूज करना पड़ता है। x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डेट डैश प्लस xn अपॉन n। ठीक है ना? दिस इज नोन एज अर्थमेटिक मीन, जिसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, जिसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ, एक मिनट मैं हर तरह से लिख के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं बेटा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स हैं। बात समझ में आ रही? ये बात जाएगी n तक और यहाँ लेंगे एक्स आई अपॉन एन। ठीक है ना? देखो, इस बात को जो ये लिखी हुई है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है? आई का मतलब 1, यहाँ पर पहले 1 रखना है, प्लस 2 रखना है, x2 प्लस 3 रखना है, x3 और प्लस 4 रखना है तो x4। और कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। और यहाँ पर जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कितनी ऑब्जर्वेशन लेनी है? n लेनी है। कहाँ तक जा रहा है? ये स्टार्टिंग वाला नंबर दिखा रहा है और ये जहां तक जाना है आपको ये दिखा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर ध्यान से देखो। मैंने बोला 1 2 3 एंड सो ऑन n। ये वो है जहां से शुरू हुआ है, ये वो है जहां पे खत्म करना है। क्लियर है ना? तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ये है, एंड वाला पॉइंट ये है। और जब आप 1 लेंगे तब आप x की जगह, i की जगह 1 रखेंगे। और जब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे x2 रखेंगे। जब यहाँ पे 3 लेंगे ऐसे रखेंगे और ऐसा करते हुए जाएंगे। जब यहाँ पर आप i की जगह n रखेंगे, जब i इज इक्वल टू n हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? n। और यही हमारा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इन चीजों को नहीं पढ़ा होगा। मैं जहां तक मान सकता हूँ, सिग्मा का फंक्शन उन्होंने पढ़ा नहीं है कि सिग्मा फंक्शन क्या होता है। ये सिग्मा क्या होता है, इसको सिग्मा कहते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हो, ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज सिग्मा। इसको कहते हैं सिग्मा, या फिर समेसन का सिंबल बोला जाता है। समेसन का मतलब सम। हमेशा साइक्लिक टर्म्स को ऐड करने के लिए, साइक्लिक टर्म्स क्या होते हैं मैंने पॉलिनोमियल्स में बताया था आपको। जो अगर पॉलिनोमियल्स में आपने ध्यान दिया होगा तो ये सिग्मा आपको मिला था। तो ये साइक्लिक टर्म्स को ऐड करने के लिए हम लोग समेशन का सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है? चलूं मैं आगे आगे चलता हूँ। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अर्थमेटिक मीन ऐसे निकालते हैं। लेकिन अभी अर्थमेटिक मीन की कहानी खत्म नहीं हुई। अर्थमेटिक मीन बहुत लंबा चलेगा, परेशान मत हो। मैं तो कोशिश कर रहा था आज के लेक्चर पूरी बात खत्म कर लूं, लेकिन क्या करूं, मेरी थोड़ी आदत समझाने की भी है, मोटिवेट करने की भी रहती है, इसलिए कई बार लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है।
तो हम 1-2 लेक्चर मान चलते हैं कि मेरे साथ में ऐसा रहता है, मैं 1-2 लेक्चर का टाइम हमेशा बढ़ा देता हूँ। मतलब 1-2 लेक्चर बढ़ जाएँगे या फिर कोई लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आपको बोर लग रहा हो मेरा मोटिवेशन, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस, आपके पास में ऑप्शन है। अदरवाइज़ सुनिए, समझिए, क्योंकि जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ वो बिल्कुल बहुत ही अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। अनुभव का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा करके देखें ही, अनुभव का मतलब ये होता है कि आपने बच्चों को करते हुए देखा है, तो वो जब करते हैं तो सफल हो रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ें काम करती हैं। आप करेंगे तो आप भी सफल हो जाएँगे। क्लियर है ना? ओके। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, x बार इज इक्वल टू ये। क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद और भी चीजें, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ये डिस्कस हो गया। ये हम पहला वाला सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे हैं। इसी में हमने पहला ये पढ़ लिया है, अभी मीन और निकालने वाले हैं। अब मीन क्या निकालने वाले हैं? और निकालेंगे। हम दूसरा पॉइंट इसी में दूसरा ले रहे हैं, ध्यान रखना। मीन ऑफ डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे निकाला जाएगा? अब डिस्क्रीट सीरीज का जो मीन निकालने का तरीका है वो कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात। डिस्क्रीट सीरीज का मीन, आइए समझिए। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि जैसे वहां पर मैंने लिखा था एक बच्चे के 10 नंबर आए हैं, ऐसे क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10 नंबर स्कोर किए हैं, मार्क्स हैं ये, ठीक है। मैंने ऐसे क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और मैंने कहा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 18 मार्क्स आए हैं, तो 5 बच्चे ऐसे हो गए। तो ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, तो इस तरह का जो ये सीरीज बन रही है, डिस्क्रीट सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? डिस्क्रीट सीरीज बन रही है। मैंने बोला 17 नंबर के कितने बच्चे हैं? 2 हैं। मैंने बोला 15 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? तो आपने बोला कि सर एक बच्चा है। मैंने बोला 20 मार्क्स वाले कितने चाहिए? आपने बोला सर 2 बच्चे हैं। क्लियर है ना? तो ये जो सीरीज आपके सामने बन के आ रही है, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। ये क्या कहलाएगी? डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है बच्चों। इज इट क्लियर ना? चलूं मैं आगे। तो सर डिस्क्रीट सीरीज के केस में हम लोग कैसे मीन निकालते हैं? यहाँ पर तो, क्योंकि यहाँ पर केस क्या होता है जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत ही कम होती हैं जिनका आसानी से सम करके हम मीन निकाल सकते हैं। या फिर वहां पर सीधे आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देंगे कितनी भी है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे देंगे, देंगे मीन निकालो। लेकिन अगर डेटा आपको रॉ फॉर्म में दिया गया है कि 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 10 करके 4 बच्चों को मिले हैं, 18 नंबर 5 बच्चों को मिले, तो ऐसे बहुत बड़ा, मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं और 20 नंबर का पेपर हुआ है 20 मार्क्स का, तो समझो कितना ज्यादा दिक्कत आएगी। कुछ बच्चों के मार्क्स रिपीट भी करेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज वाला कंसेप्ट यूज करेंगे टू कैलकुलेट मीन। क्या करेंगे? टू कैलकुलेट मीन। सर इस केस में होता क्या है? सर आप इस केस में कह तो रहे हैं, इस केस में होता क्या है? इस केस में हर ऑब्जर्वेशन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते होगे, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट कर रहा है, उसका जो नंबर होता है रिपीटेशन का, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। क्लियर है ना? जैसे कि सचिन तेंदुलकर को लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया कि अपने जीवन में बहुत सारे हंड्रेड्स मारे हैं, बहुत सारे 50s मारे हैं। तो 100 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 100। और 50 की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ 50 है या 100 है, ज्यादा मारे हैं, आई डोंट नो। और दूसरा क्या है कि उसने 99 कितनी बार स्कोर किया और आउट हो गया, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है ना, कितनी बार उसने 99 स्कोर किया, सेम स्कोर पे आउट होता था वो, नर्वस 90 का शिकार होता था। ठीक है, तो वो केसेस जो रहे हैं वो सारे फ्रीक्वेंसी हैं। सिमिलरली कि एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, 20 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स के एग्जाम में 10 10 10 दह दह अंक प्राप्त किए हैं, 10 10 मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो दहा दहा अंक प्राप्त करने का मतलब ये है कि उन्होंने तो 10 नंबर की फ्रीक्वेंसी, 10 नंबर क्लास में कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 टाइम्स। जो 5 है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 मार्क्स। इज इट क्लियर ना? आ जाइए, कम टू द पॉइंट। तो मीन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपको हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। क्या दी होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। मान लो ऑब्जर्वेशन x1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? f1। मान लो ऑब्जर्वेशन x2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? f2। और ऐसे ही करते करते जब हम आएंगे ऑब्जर्वेशन xn है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? fn। क्लियर है ना? ओके, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? fn हो गई। इज दैट क्लियर और नॉट?
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, तो चलो देखते हैं। तो x1 x2 xn भी n ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस है। कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? n ऑब्जर्वेशंस है, n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n। तो x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ जब आएंगे तो हम लोग करेंगे। तो इसका हम लोग जब निकालेंगे तो निकलेगा x1 इंटू f1, ये सम निकलेगा, मतलब टोटल इतने मार्क्स बन जाएंगे। x2 इंटू f2 एंड xn इंटू fn, और ये प्रोसेस चल रहा है हमारे साथ में, ठीक है ना। तो अब मीन कैसे निकालना है, एक्स बार कैसे निकालना है? एक्स बार निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज, ये जो आपने निकाले हैं ये, इनका सम करना होता है। क्या करना होता है? इनका सम करना होता है। x1 f1 प्लस x2 इंटू f2 एंड सो ऑन xn इंटू fn प्लस अपॉन, अपॉन में क्या करना है हमको? कितने ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है। कितने ऑब्जर्वेशन है? n, n ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? कैपिटल, कैपिटल, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन ऑब्जर्वेशन का मतलब स्मॉल एन भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जी, आपने स्मॉल एन क्यों नहीं रखा, ठीक है ना। एन ऑब्जर्वेशन है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम नीचे रखें। इज इट क्लियर ना? बात समझ में आ रही है? एन ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन? एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर कैपिटल एन रखेंगे, क्या रखेंगे? कैपिटल एन रखेंगे बच्चों, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं वही सोच रहा था, थोड़ा सा यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसी के साथ साथ इसमें एक चीज और कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रखना, मतलब इसके बाद ये नहीं आएगा, हाँ, इसके बाद ये आएगा F1 F2 डैश डैश Fn, इसका सम निकालो तो कितना आ रहा है इनका सम। तो सम निकालेंगे तो यहाँ पर Fn क्या जाएगा? यहाँ पर जो n इज इक्वल टू आएगा, मतलब जो n है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं सबका सम कर दो और डिवाइड कर दो, क्लियर है ना। इसी को यहाँ पर n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? n से, कैपिटल n इसीलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। इस पूरी बात को समझने के लिए हम लोग इसको रफ करेंगे, ठीक है ना। इसको रफ करेंगे, इसको रफ करेंगे, आइए इसको रफ करेंगे तो पूरी बात समझेंगे। अगले 3 लेक्चर में हम लोग जितना हो सकेगा उतनी कोशिश मेरी ये है कि हम लोग फटाफट कंसेप्ट डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा मैंने बदला है कि मीन को पढ़ने के बाद मीन के क्वेश्चंस करेंगे और मीडियन और मोड को एक साथ पढ़ करके दोनों के क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, तीनों के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। तो मीन अकेले पढ़ रहे हैं, ये हम इसको अकेले पढ़ेंगे अलोन, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? टुगेदर, इसको टुगेदर एक साथ ऐड करके पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो उससे क्या होगा ना कि इसको इसको एक साथ पढ़ने में आसानी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इतने ज्यादा नहीं जितना हम लोग मीन में हमारे पास में वेराइटीज हैं, क्लियर है ना। हाँ, बस इसको अकेले पढ़ना है, इसको साथ साथ पढ़ना है। तो इसको फॉर्म निकालेंगे ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू जो हमारे पास में निकलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, नीचे लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1, मामला जाएगा एन तक, ठीक है ना। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन ऑफ एफ आई, तो आई इज इक्वल टू 1, मामला जाएगा एन तक, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में इसको थोड़ा तरीके के साथ अगर लिखा जाए, इतना सब तामझाम ना किया जाए, तो इसको आप सिर्फ इतना दिखा सकते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, और आई का वैल्यू जो लोगे 1 2 3 कहाँ तक जाओगे? एन तक जाओगे, क्लियर है ना। हाँ, जो भी नंबर दी गई, ये दोनों फॉर्मूले ही एक जैसे ही हैं, ये सिर्फ तामझाम किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। हाँ, ओके, बात समझ में आ रही है? तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट सॉरी फ्रीक्वेंसी बोले, डिस्क्रीट सीरीज का मीन कैसे निकालते हैं? तो ये जो सीरीज लिखी गई हैं ये डिस्क्रीट सीरीज है, और इसका मीन निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको ये ऑब्जर्वेशन है और ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना होता है, फिर इस ऑब्जर्वेशन का इस ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना होता है, सिमिलरली लास्ट ऑब्जर्वेशन का उसकी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके फिर इन सबका सम निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, इसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
कैपिटल एन भी बोला जाता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे कैपिटल एन लिखा गया तो मतलब वो कह रहे हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, नेक्स्ट क्या है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ग्रुप डेटा की, मीन निकालेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। क्या निकालेंगे? मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा निकालेंगे, मीन ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए करना क्या है सर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रुप डेटा का मीन है तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 एंड 30 टू 40 आ रहे हैं ग्रुप्स, ये आपका ग्रुप डेटा होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? इस केस में मीन कैसे निकाला जाता है? इस केस में मीन निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होता है इस तरह से, और दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और चौथा जो होता है, या इसको डेविएशन मेथड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? डेविएशन मेथड, ठीक है ना। और यहां पर आता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। हाँ, तो ये तीन तरीके हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। किस केस में? ग्रुप्ड डेटा जब होता है उस केस में हम लोग इसका क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मीन कैलकुलेट करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। ये जो दो मेथड हमारे सामने हमको दिख रहे हैं, ये दो मेथड, ये दो मेथड, इन दो मेथड के फॉर्मूले क्या हैं? फॉर्मूले सिर्फ लिखेंगे और फॉर्मूलों को समझ लेंगे, फटाफट आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आइए, रफ कर दिया जाए सब कुछ? हाँ सर, बिल्कुल कर दीजिए रफ। हम लोग देख रहे हो, एक अब अगर ढंग से पढ़े ना तो कितना अच्छे से रिवीजन हो जाता है। बेसिक चीजें आप लोग एक बार फिर से उठा के देख लीजिएगा, मैं आपको धीमे धीमे समझाता रहूंगा। अगर आप पूरी क्लास को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको बेसिक चीजें भी उठा के देखनी नहीं पड़ेंगी। मेरी कोशिश ये है कि हम लोग उनको डिस्कस कर देंगे। टीचर के हाथ में क्या होता है ना, टीचर हमेशा, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मुझे सफोकेशन सा लग रहा है तो इसलिए थोड़ा कहीं कहीं थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि तो ये दो पॉइंट है, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले मेथड जो है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? इसमें जो हम निकालते हैं किसी भी उसका मीन, तो देखो एक्स बार इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ये होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं। सर इसमें कुछ नया दिख रहा है हमको। सर ये डी आई क्या होता है? डी आई होता है एक्स आई, एक्स आई, एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए। सर ये एक्स आई क्या है? ये है क्लास मार्क, ये है क्लास मार्क। सर ये क्लास मार्क क्या है? देखो आ गया ना समझ में, ये क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क इज इक्वल टू, पूरी बातें समझ लेना यहीं पे, आज यही सारी चीजें। क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। सर ये बताइए कि ए क्या है? तो ए है एज्यूम्ड मीन। ये क्या है? एज्यूम्ड मीन। मतलब बहुत सारे क्लास मार्क आएंगे, उसी में से किसी एक को, मतलब इट इज इट इज चूजन, इट इज चूजन फ्रॉम द गिवन क्लास मार्क। क्लास मार्क जो दिए जाते हैं उसी में से किसी एक को चूज कर लिया जाता है। किसी एक को चूज कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई कौन सा लेना है। सर एनी वन यू कैन टेक एज अ एज्यूम्ड मीन फ्रॉम द क्लास मार्क। क्लास मार्क में से किसी एक को भी आप क्या ले सकते हो? एज्यूम्ड मीन ले सकते हो, समझे? सर एक्सआई समझ में आ गया, इसको एक्सआई कहते हैं सर। यही क्लास मार्क जो होता है ये एक्सआई कहलाता है सर। और आपने ए भी बता दिया है क्या होता है। सर एफ आई क्या होता है? एफ आई तो आप जानते ही हैं, समेसन ऑफ एफ आई दिस इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, और ये मामला कहां तक जाएगा? एफ फोर प्लस डेट डैश प्लस एफ एन, जिस विच इज ऑल्सो नोन एज एफ आई इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है ना। ये ए सर क्या है? ए
तो मैं आपको बता दूं, यही ए को कैपिटल ए यूज करना था, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पर ये यूज कर लिया है। तो ये जो यहाँ पर लिया गया है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एज्यूम्ड मीन, यही कैपिटल ए को ही एज्यूम मीन कहा गया, ठीक है ना। हाँ, कहीं कहीं स्मॉल ए यूज करते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग लेटर यूज करते हैं, मैंने कैपिटल ए यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर्मूले में कैपिटल ए लिख दिया, यहाँ स्मॉल ए लिख दिया, तो इसलिए आप समझ में आता है। दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मैथड। सर अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, तो सब्र करो, मैं बताने वाला हूँ, क्लियर है ना। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड सर क्या होता है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आइए। स्टेप डेविएशन मेथड सर क्या होता है, आइए स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में जाने। स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है बच्चों, वो होता है, इसको भी देखो, एक्स बार इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला है ए प्लस, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, वही फॉर्मूला मैं लिखूंगा जो लिखा हुआ है, समेशन का सिंबल थोड़ा बड़ा बना देना। हाँ, एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ, एफ आई। सर इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, बिल्कुल सर, ये यू आई है, यहाँ डी आई है। सर इसमें और कुछ भी चेंज है, हमने कहा हाँ, इसमें एच का मल्टीप्लाई भी होता है। नहीं। सर अब बताने की कोशिश कृपा करेंगे कि ये सब चीजें जो आपने चेंज करी है क्या, तो आपने पढ़ रखा है। ए वही अपना एज्यूम्ड मीन, हाँ सर। क्लास साइज एच इज इक्वल टू क्या होता है, क्लास साइज, कहीं कहीं पे इसको सी से भी डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, सी से, क्लास साइज होता है, सी से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है सर क्लास साइज का, क्लास साइज को सर क्या होता है क्लास साइज, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस, जो क्लास इंटरवल होता है ना, वही क्लास साइज कहलाता है, ठीक है ना, इसी को एच कहा जाता है, ठीक, क्लास साइज। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर यू आई क्या होता है, ये जो आपने यू आई लिखा है ये क्या है। हाँ देखो भाई, एक्स आई आपको पता है ना, एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क होता है, माइनस का ए, सर ये तो डी हो गया, नहीं नहीं कहानी खत्म नहीं हुई बेटा में, एच। तो जब आप क्या करते हो, ये होता है, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन, कैसा डेविएशन होता है, स्टेप डेविएशन होता है। जो यू होता है, यू आई, जो यू देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट स्टेप डेविएशन, ये क्या होता है, स्टेप डेविएशन, इसको स्टेप डेविएशन कहते हैं। मेरे ख्याल से स्टेप डेविएशन भी क्लियर हो गया, एज्यूम मीन भी क्लियर हो गया, मीन के जितने फॉर्मूले थे, आई हैव गॉट यू ऑल क्लियर्ड, क्लियर है ना। अब कहानी ये है कि सर कुछ ऐसे, कुछ भी और चीजें क्या है, तो मैं बताऊंगा बच्चों, अभी इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स बहुत ही शानदार हैं, जिनको सीखना है और समझना है। लेकिन आज की क्लास काफी लंबी हो रही है, ड्यू टू दैट रीजन वी विल क्विट, वी विल फिनिश टुडेज क्लास, क्विट तो नहीं करेंगे, बट आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, और आगे की बात क्या होगी, नेक्स्ट लेक्चर में होगी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू एवरीवन।